हाँ तो चलो आज देखते हैं समाकलन में आगे का वीडियोस, ठीक ना। आज मैं आप लोगों को आंशिक भिन्न में किसी दिए गए फंक्शन को आंशिक भिन्न में पहले आप बदलोगे, ठीक, उसके बाद उस फलन का समाकलन करना सीखोगे, ठीक ना। तो पहले तो आज ये समझ लेते हैं कि आंशिक भिन्न होता क्या है, ठीक, और इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का 7.5 का एक्सरसाइज है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको समझने के लिए पहले तो आपको आंशिक भिन्न समझ में आना चाहिए कि आंशिक भिन्न होता क्या है, ठीक ना। आंशिक भिन्न क्या होता है पहले तो आप ये समझिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना सीखोगे, ठीक, समाकलन करना सीखोगे। तो देखिए आंशिक भिन्न जो होगा, आंशिक भिन्न पहले ये वाला चैप्टर अलजेब्रा में हुआ करता था, ठीक ना, पर अब इस सिलेबस में नहीं है आप लोग के, नहीं तो पहले अलजेब्रा में एक एक्सरसाइज इसका हुआ करता था, ठीक। लेकिन हमें समझना है इस चीज को। आंशिक भिन्न में ये होगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया गया वैसा कुछ 1/x+2 × x+3 ऐसा लिखा गया है। 1/x+2 × x+3 एक यहाँ पर लिखा गया होगा फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है। मैं बता रहा हूँ आंशिक भिन्न होता क्या है। तो ये वाला चीज जो आपको लिखा, आपको दिया गया चीज एक फंक्शन लिखा गया है, फंक्शन दिया गया है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, समाकलन करना चाहते हो, तो इसमें कोई ऐसा भाग का सूत्र नहीं होता है, जैसा कि आपने अवकलन में पढ़ा होगा कि जब दो फंक्शन लिखे गए, एक u हो दूसरा v हो, और इस टाइप के जब फंक्शन होते हैं इसका आप सूत्र पढ़े हो, अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक ना। तो इसका आप फार्मूला वहां पर पढ़े हो, अवकलन में पढ़े हो, पर समाकलन में ऐसा अंश बटे हर का कोई फार्मूला नहीं होता है। जब फार्मूला नहीं होता है तो उसे हमें समाकलन कैसे करना होगा। जो फंक्शन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, उसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हो। आंशिक भिन्न का मतलब ये हुआ कि जो ये फ्रैक्शन लिखा गया है, जो ये फ्रैक्शन मतलब जो ये भिन्न लिखा गया है, फ्रैक्शन मतलब वही भिन्न, ठीक ना, जो फ्रैक्शन लिखा गया है, इस फ्रैक्शन को क्या किया जाएगा, ठीक, जितना इसके कंपोनेंट देख रहे हो, 1 2 फैक्टर इसके देख रहे हैं या 2 पार्ट देख रहे हैं, तो इसको 2 या 2 से अधिक भागों में, अगर 2 पार्ट हैं 2 भाग में, या और पार्ट होंगे तो और ज्यादा उस प्रकार से पार्ट आएंगे, वो सब आगे डिस्कस किया जाएगा किसमें कितने पार्ट आएंगे, ठीक ना। तो ये जो चीज यहाँ गुणात्मक रूप में है, यही चीज हम योगात्मक रूप में बदल लेते हैं। जो चीज यहाँ गुणात्मक रूप में आया है ये रहेगा वही चीज, केवल इसका रूप बदला जाएगा, इतना चेंजमेंट इसमें लाया जाएगा कि जो गुणात्मक रूप में यहाँ पर आया है वो मतलब कुछ, मतलब यहाँ पर समथिंग डिवाइड बाई दिस, समथिंग डिवाइड बाई दिस, दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगा दिया। जैसे कि ये 1/x+2 कर दिया गया हो, 1/x+3 कर दिया, बीच में प्लस माइनस कुछ आ गया हो, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आया हो, ठीक ना, ताकि जब ऐसा हो जाएगा 1/this 1/this ऐसा अगर कुछ हो जाएगा तो आपने इसको पढ़ा होगा कि 1/x जो होता है, 1/x अगर होगा इंटीग्रेशन करते हो तो log ऑफ x आ जाता है, बेस ऑफ ही रहता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देते हो। अगर ऐसा आएगा 1/ax+b रहता है तब भी यही होगा, 1/x को जानते हो log ऑफ x होता है, तो यहाँ पर 1/x का ही है टर्म, क्योंकि x देखो यहाँ पर बीजीय फंक्शन है, मतलब बीजीय फलन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन ये भी है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का यही होगा। जैसे log है तो log केवल सिंगल पावर देखो है कि नहीं, सिंगल पावर है, तो यहाँ पर आप सीधा लिख लेना क्या, ax+b। आपको बताया कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन बाय ये हो जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दिया जाता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। बस यही फार्मूला इसमें आपको अप्लाई करना होगा, ठीक, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, जो कुछ भी और बनेगा, ठीक ना, वो सब आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये भी फार्मूला लगेगा 1/a² + x² लग सकता है। जैसे फंक्शन रहेगा जिस प्रकार से यहाँ के टर्म रहेंगे उस प्रकार से आएगा इसका 1/a tan 1 x/a। ये सभी फार्मूले जो भी अभी तक आप लोग पढ़े हो उन्हीं फार्मूलों का यूज करके आप आगे इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक ना। तो मेन मतलब मेरा ये है कि आंशिक भिन्न होता क्या है पहले तो हमें क्लियर कर लें। आंशिक भिन्न में यही होगा कि जो फंक्शन हमारा
मतलब न्यूमरेटर यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अंश बटे हर के रूप में लिखा गया होगा, उसे हम दो या दो से अधिक टुकड़ों के योगात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, दो या दो से अधिक टुकड़ों के योगात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। योगात्मक रूप का मतलब हमारा ये है, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, उस रूप में आप व्यक्त करोगे। जब आप व्यक्त करोगे तो एक भिन्न ये बन गया है और एक भिन्न ये बन गया है, और यहाँ बीच में जो भी साइन आएगा प्लस माइनस, उन सबको मिला करके, उन सभी चीज को मिला करके आपका यही फंक्शन है। ये चीज, जो चीज ये लिखा गया है, इन सभी को मिला करके फंक्शन यही है। ठीक ना, फंक्शन जो यहाँ पर लिखा गया फंक्शन है वही चीज, केवल जब ऐसा आप कन्वर्ट कर दोगे तब यही कहा जाएगा कि आपने इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है, आंशिक भिन्न में बदल करके आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक ना, अब देखो कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, वो तरीका हमें समझना होगा। आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, वो तरीका हमें समझना होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे है ये चीज, अब कन्वर्ट किया जाएगा, ये टुकड़ा है, फिर क्या बीच में कुछ भी आएगा प्लस माइनस, ये टुकड़ा होगा। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पर ये कैसे बन रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, मैंने इसे लिख दिया अभी समझाने के लिए, एक ये फिर एक। देखो सॉल्व करो, क्या यही बनता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई। अगर यहाँ होगा तो +3 होगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लगाया, ताकि सेट होकर एक बन जाए बस। आप यहाँ प्लस माइनस जो भी कुछ करोगे ताकि वो प्रोसेस होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद यही चीज बच जाए। ऊपर का जो नंबर हो, कांस्टेंट नंबर जो भी टर्म हो, अगर कांस्टेंट नंबर नहीं होता, x होता, 3 होता, 5 होता, कुछ भी होता, ताकि वहां का नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, अब यहाँ से ये माइनस, जब ये होगा इससे मल्टीप्लाई, -x -2 हो जाएगा, डिवाइडेशन यही इतना हो जाएगा। नीचे जब करो यहाँ कैंसिल होगा, 3 से 2 निकाल दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया चीज, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा रखा। ठीक, अब ये चीज कैसे प्राप्त होगा वो चीज हम देखते हैं। आंशिक भिन्न में हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। हाँ ठीक है, जब इतना काम आप कर लोगे, अब जैसे कह दिया गया इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। अगर आपसे कह दिया गया इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ऐसे लिखा गया हो, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि ये चीज इंटीग्रेशन हमें करना है, तो क्या करेंगे। अगर हमें इसको करना है मतलब ये चीज करना है। ठीक, अब यही चीज करने का मतलब ये हुआ कि हम इस टुकड़े का भी इंटीग्रेशन करेंगे, इस टुकड़े का भी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट तो यही है, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। बीच में प्लस माइनस जो रहता है तो उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों का इंडिविजुअल होता है। तो इसका जानते हो log x हो जाएगा, तो log x मतलब x+2 हो जाएगा मॉड ऑफ के अंदर, क्योंकि log में पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंड होता है, माइनस log यहाँ पर कितना x+3, प्लस यहाँ पर आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देना, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो क्या बन जाएगा log m/n, तो x+2 डिवाइड बाई x+3 ये आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देना, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने ये चीज डायरेक्ट ये लिख दिया। एक होता है कि आप मतलब अनुमान विधि से आप कर लेते हो, पहला दूसरा करके बीच में प्लस माइनस को सेट करके अपने हिसाब से कर लेते हैं, और एक दूसरा होगा जो प्रॉपर मेथड है। अब मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ कैसे होगा वो चीज, ठीक ना। तो चलो समझ लेते हैं प्रॉपर मेथड क्या होता है, इसका प्रॉपर मेथड आंशिक भिन्न को सॉल्व करने का। मैं एक एक टाइप करके आंशिक भिन्न में आपको बताऊंगा, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब आंशिक भिन्न के द्वारा आप समाकलन करना जो सीख रहे हो, ये समझ जाओ जहां तक आंशिक भिन्न से है एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले आप ये समझो, मान लीजिए ये लिखा गया है 1/x+2 और x+3, वही क्वेश्चन में लिख रहा हूं। यहाँ पर ये दोनों टुकड़े जो लिखे गए हैं, दोनों टुकड़े जो लिखे गए हैं, ये सब एक घाती है, ये भी एक घाती है, ये भी एक घाती है। जब दोनों टुकड़े एक घाती हों तो पहले ये समझिए, अगर आप गुणा कराओगे तो एक घात इसका एक घात इसका, गुणा घात जुड़ जाएंगे तो 2 घात आ जाएगा। कितना घात प्राप्त होगा, 2 घात प्राप्त होगा। जितना घात प्राप्त होगा उतना हमें यूज करना होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना। उतना हमें क्या यूज करना होगा, स्वेच्छ अचर, उतना हमें यूज करना होगा स्वेच्छ
अचर। स्वेच्छ अचर का मतलब इसी को बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। तो यहाँ पर दो घात हो रही, इसलिए हम दो यहाँ पर अचर यूज करेंगे, स्वेच्छ अचर, जिसको एक मैंने मान लिया ए, दूसरा मान लिया बी। इतना लिखोगे। अब देखिए अगर एक घातीय दोनों हैं, ठीक, एक घातीय दोनों हैं, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, अगर दोनों एक घातीय हैं तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे ए बटे पहला वाला पार्ट एक्स प्लस टू, फिर बी वाला जो दूसरा कांस्टेंट टर्म लिए हो उसको लेकर के आप दूसरा टर्म लिख लो एक्स प्लस थ्री। हाँ, ये आप फ्री हो, चाहे पहले ये लिख लो चाहे पहले ये लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, पर जैसे प्रॉपर वे में है उसी प्रकार से मैंने लिख रखा है उसको। इतना काम आपको करना होगा, जितना पावर है, एक पावर इसका एक पावर इसका, मतलब हर के दोनों पार्ट जो हैं एक घातीय हैं। जब एक घातीय होंगे तो आप यही प्रोसेस अपनाओगे, ए करके पहला पार्ट, बी करके दूसरा पार्ट। अगर एक खंड और होता है घातीय में तो प्लस सी करके अगला पार्ट कर देते, एक और होता है डी करके प्लस डी करके अगला पार्ट लिख लेते, ठीक ना। तो दो है तो मैं दो के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तीन के लिए भी आएगा, चार के लिए भी आएगा। क्वेश्चन में जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा अभी, तो अभी देखोगे आपको क्वेश्चन और मिलेगा इस पर, ठीक। तो देखिए जब इतना काम हो जाएगा, इतना काम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे, या फिर ऐसा समझ जाओ जितना यहाँ पर है इसी से दोनों तरफ गुणा करा दो, जितना टर्म यहाँ पर है इसी दोनों साइड गुणा करा दो। यहाँ पर ये है, ये है, लिखोगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा। अगर इसी से दोनों पक्षों में आप गुणा कराते हो, गुणा करने पर अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोसेस है, इसको आपको ऐसे समझना होगा, ऐसे अपनाना होगा। यहाँ पर जब इसी गुणा करा रहे तो ये यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ नीचे कैंसिल होकर एक बचेगा, ऊपर वाला बचे क्योंकि गुणा करा रहे ऊपर आएगा। यहाँ पर क्या करोगे, ए जब इसी से गुणा हो जाए तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए अपान एक्स प्लस टू तो है, गुणा किससे कर रहे इसमें, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री से, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर इसके साथ क्या बचेगा, इसके साथ बचेगा एक्स प्लस थ्री, मतलब यही क्रॉस मल्टीप्लाई समझ जाओ, यही हो रहा है। इसका यहाँ से हो गया b इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, ठीक ना, ये इतना हो गया। कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं, इसका यहाँ से गुणा इसका यहाँ से गुणा, बट इतना ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो तरीका वही है दोनों, ठीक ना, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो जब इतना काम हो जाएगा तब एक बार आप क्या करो, ए का जो गुणांक है उसको जीरो कर लोगे तो बी का मान निकल जाएगा, एक बार जो बी का गुणांक होगा उसको जीरो कर लोगे तो ए का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमें ए और बी का मान निकालना होता है। तो देखो हम ए का मान जब निकालेंगे तो हम बी का गुणांक जीरो करेंगे, बी का मान निकालेंगे तो ए का गुणांक जीरो करेंगे। आप सोचो अगर आप बी का मान निकालना चाह रहे हो तो ए गुणांक जीरो करना चाहते हो तो एक्स का मान क्या रख लिया जाए, -3, क्योंकि -3 रखने पर -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, ए पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ए का गुणांक जीरो हो जाएगा और बी का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर, इसी में जब इतना स्टेप बन जाए तो इसमें क्या कर दिया करो, x बराबर -3 रखने पर यहाँ लिख देना समीकरण 1, या इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, ठीक ना। तो यहाँ लिख देना समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर -3 रखने पर, अगर -3 रखते हो तो क्या आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ -3 प्लस 3 तो जीरो हो जाएगा, a यहाँ पर -3 प्लस 3, एक एक बार गुणांक जीरो करना है, b यहाँ -3 प्लस 2, ठीक, ये पोर्शन जीरो होगा, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक। तो 1 यहाँ पर हुआ और यहाँ पर -1 बनेगा तो -b हो जाएगा। एक्सप्लाइज दैट b का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, ये आ गया b का वैल्यू। इतना आप क्लियर कर सकते हो। ऐसे आप अगर b का मान निकाल लिए हो तो इसको जीरो किए हो, अब की बार b का गुणांक जीरो कर लो, b का गुणांक जीरो करने के लिए हम x का वैल्यू क्या रखें, -2 रख दें, -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, उसी समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर अगर फिर रख देते हो तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर रख रहे हो -2 और प्लस 3 और वहाँ b, यहाँ पर x का मान कितना -2 रख रहे हो प्लस 2, ये पार्ट कैंसिल। ये क्वेश्चन में आपको पूरा लिखकर दिखा रहा हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन में ऐसे किया नहीं जाएगा।
तो यहाँ से देखो प्लस 1 आएगा, तो a का मान कितना क्लियर हो जाएगा, 1 क्लियर हो जाएगा। तो a का मान क्लियर हो गया और b का मान क्लियर हो गया। जैसे a और b का मान क्लियर हो तुरंत आप ये रिजल्ट आप कहाँ रख लोगे, क्योंकि यही चीज है आपका क्वेश्चन, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये चीज जो है अब यहाँ पर हम रख लेंगे। तो ये a और b का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में लिखोगे। ए बी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अगर समीकरण 1 में रखते हो तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही है। यहाँ पर क्या लिखा गया, 1/x+2 इंटू x+3 है, इक्वल टू a मतलब 1 डिवाइड बाई कितना है, x+2, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या है प्लस b का मान कितना, माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या है x+3। मतलब ये देखो क्लियर हुआ। अब इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, जो मैंने अभी डायरेक्ट लिखकर दिखाया था वो चीज ये क्लियर हो गया। इतना बराबर हम इतना लिख लेंगे। अब जब इतना लिख लेंगे, अगर हम अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट अगर हम मुझे करना है तो ये वाला फंक्शन हम मुझे इंटीग्रेट करना है, मतलब कि मुझे ये फंक्शन इंटीग्रेट करना हुआ, ये फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना हुआ। जब इसे करेंगे तो मतलब इस टुकड़े का भी होगा, इस टुकड़े का भी होगा। मतलब कि ये हुआ कि ये वाला टुकड़ा सॉल्व करना है तो हम इस टुकड़े का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इस टुकड़े का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और दोनों का जो मान आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट जो आ जाएगा वही इस फंक्शन का इंटीग्रेशन रिजल्ट हो जाएगा। यही इसमें हमें करना होता है, ठीक है ना। तो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद सीधा इंटीग्रेशन ही करना होता है। इंटीग्रेशन करने के जितने चीज अभी तक आप 7.4 तक की एक्सरसाइज में जो भी फार्मूले यूज किए हो वही सब यूज होंगे। हाँ, वही सभी फार्मूले यूज करके उसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक्स्ट्रा यही है, आंशिक भिन्न करना पड़ रहा है। आंशिक भिन्न करने का मैंने एक तरीका आपको अभी बताया, ये तरीका यही है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो, एक घातीय होने पर ए करके मतलब 176 बटे पहला खंड, फिर बी करके दूसरा खंड, अगर एक और खंड होता है घातीय तो सी करके। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि सभी खंड एक घातीय होंगे तभी ABC यूज करेंगे, नहीं तो उसका तरीका अलग होगा। वो क्वेश्चन में आएगा आगे तो मैं बताऊंगा अभी। तो ए करके पहला, बी करके दूसरा, सी करके तीसरा, इस प्रकार से। फिर जो यहाँ पर रहता है इसी दोनों तरफ गुणा करा देते हैं। जब गुणा कराओगे तो ये वाला पद हटेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ जो यहाँ रहेगा वो नहीं आएगा, बाकी जो चीज रहेगा यहाँ आएगा। यहाँ पर जो इसके नीचे रहेगा वो नहीं आएगा जिससे गुणा करा रहे हो, बाकी जो गुणा वाले पद बच रहा होगा वो वहाँ आ जाएगा। उसके बाद एक बार ए का गुणांक 0 बना लेंगे, एक बार बी का बना लेंगे, अगर और होता एक बार उसका बना लेते, सी का, एक बार डी का, जैसे भी होगा वैसा बना लिया जाएगा। तो ए का गुणांक 0 करने के लिए x का मान -3 रखना पड़ेगा, और जब ए का मान -3 रखोगे तो ए गुणांक 0, वहां से बी का मान क्लियर हो जाएगा। ऐसे एक बार बी गुणांक 0 करने के लिए x का मान -2 रख देना, तो वहां से ए का मान क्लियर हो जाएगा। और जैसे ए बी का मान क्लियर हो जाएगा उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में जब रख देंगे तो ये वाला जो हमारा फंक्शन होगा वो इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। जब कन्वर्ट हो चुका होगा मतलब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मतलब ये हुआ मुझे इसका करना है। तो जब इसका करोगे तो इस टुकड़े का कर लेना और इस टुकड़े कर लेना। जब इस टुकड़े कर लेंगे तो ये होगा, इस टुकड़े कर लेंगे तो ये होगा। अब इंटीग्रेशन तो जान ही रहे हो, इसका आपको पहले ही बताया गया इंटीग्रेशन। 1/x का क्या होता है, log x, तो इसका कितना हो जाएगा, log ऑफ x+2 हो जाएगा मॉड ऑफ के अंदर, माइनस का कितना हो जाएगा, log ऑफ x+3 हो जाएगा। दोनों का हो गया तो प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देना, log m माइनस log m क्या हो जाएगा, log m बाई n हो जाएगा। तो log x+2 डिवाइड बाई x+3 हो जाएगा। log m बाई n का फार्मूला प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप यही होगा आपका, आंशिक भिन्न का टाइप नंबर 1 यही है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो, जब हर के सभी गुणनखंड कैसे हो, एक घातीय हो, तब इस प्रकार से उसका ब्रेक किया जाएगा और इस प्रकार उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको 7.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं जो इसी पर बेस्ड होंगे, मतलब हर के सभी गुणों में एक घातीय होंगे
इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम पहले आप देख लीजिए, अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जो इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा वो भी उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। एक काम आप करिए, जब भी आप क्वेश्चन मतलब वीडियो जब भी देखने बैठो तो आप साथ में कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठा करो। आप इस चीज को नोट डाउन किया करो, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तरीका समझ लो, प्रोसेस समझ लो और अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक ना। अगर आपका तरीका क्लियर, कॉन्सेप्ट अगर मजबूत होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और मेरा वही उद्देश्य है कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा गया है x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिखा गया है, ठीक। x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक तरीका मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते। जैसे 1 अपान, अभी जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था, x प्लस 2 लिखा, x प्लस 3 लिखा। ये अनुमान विध है, अनुमान विध में बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे लिख लेते। अगर डायरेक्ट लिखना हो तो ये करके पहला खंड लिख दिया करो, फिर यहाँ पर x प्लस 3 लिख दिया करो, ठीक। अब सोचो यहाँ पर हम बीच में क्या लगाएं, बीच में क्या लगाएं ताकि माइनस होकर यही आ जाए। तो आपको सोचना पड़ेगा, माइनस लगाएं प्लस लगाएं। तो माइनस लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो माइनस होकर यही बन जाएगा। जैसे देखो ये 1 अपान एक्स प्लस 2, ये 2 खंड के लिए है, होगा ऐसा। 3 खंड हो गए तो नहीं कर पाओगे ऐसा, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा और जटिल बन जाएगा। एक्स प्लस 2 हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस 3 हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस मान लीजिए 5 हो गया। अब क्या करोगे इसको, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर आप कर लेना एक्स प्लस 2 लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर एक्स प्लस 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 लिखना होगा और यहाँ एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 ये होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जब आप इसको सॉल्व कराओगे, ये चीज जब यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ जैसे यहाँ से हुआ ये एक्स प्लस 5 होगा, पर ये जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 1 ही बनाओ, इसको 1 बनाओगे, नहीं तो 2x हो जाएगा। तो जब यहाँ से करो तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, नीचे जो है वो तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। ऐसे तो बनाते हैं, यही हुआ। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देख रहे, ये तो यहाँ होगा, ये तो यहाँ हुआ, ऐसा हो जाएगा। x से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 निकलेगा 3, पर लाना हमें क्या है, 1 है। लाना हमें कितना है, 1 है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग करा लेंगे। अभी माइनस हो गया, देखो ये यहाँ से गुणा x प्लस 5, यहाँ से जाएगा कितना होगा, x माइनस 2, ये इससे कैंसिल, 5 से 2 गए 3, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा ना। अगर हम 3 से भाग करा दें तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। इसलिए आप 2 स्टेप में ऐसा अपना सकते हो, ये अनुमान विधि है, इससे डायरेक्ट आप 2 स्टेप लिए अपना सकते हो। पर 2 से ज्यादा होंगे तो आपको आंशिक भिन्न ही एक तरीका है, उसी से करना होगा, नहीं तो प्रोसेस जो अनुमान विधि का वो जटिल हो जाता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको मैं आंशिक भिन्न से ही करना सिखाऊंगा, क्योंकि अनुमान विधि बहुत सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व लग पाएगा, जब ज्यादा टुकड़ा हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ डायरेक्ट आप लगा सकते हो, आंशिक भिन्न एक टुकड़ा, दोनों एक घातीय हैं, सब कुछ मैच कर रहा है। पहला टाइप आप करिए, जब एक घातीय हो तो ए करके पहला खंड लिख दिया करो x प्लस 1, फिर b करके दूसरा खंड लिख दिया करो x प्लस 2, इतना हो गया। इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि मुझे इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। इसका करना और इसका करना है। तो ए करके पहला खंड, बी करके दूसरा खंड, यही है। तो जब ऐसा हो, इंटीग्रेशन करना होता है, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि आप पहले आंशिक भिन्न में कन्वर्जन कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे, ठीक ना। इतना आप काम करिए। पहला काम तो आप एक ही, अगर जब इंटीग्रेशन करना है तो पहले आंशिक भिन्न कन्वर्ट कर लो, फिर लास्ट टाइम में इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए, जब इतना कर लोगे सीधा गुणा करा लो, यहाँ पर x बचेगा, इसी टर्म से दोनों तरफ गुणा कराओगे। जब इससे गुणा कराओगे तो यहाँ का पूरा कट जाएगा, x बचा, यहाँ पर ये हटेगा तो ये आएगा, या ऐसा समझो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 2 हो गया, यहाँ पर b, ये वाला चीज हटेगा, ये बचेगा x प्लस 1, ठीक। ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ ये यहाँ, ठीक।
इतना हो गया। जब इतना हो जाएगा, अब एक बार ए का गुणांक 0 बनाओ, एक बार बी गुणांक, इसको आप 1 मान लेना और दूसरा स्टेप जो बनेगा इसे 2 मान लेना। तो यहाँ पर इसी में लिख दो समीकरण 2 में x बराबर क्या रखने पर, -2 रखने पर। अब ये सब आपको लिखना नहीं होगा, उतना प्रोसेस यही है, देखने वाला समझ जाएगा कि हाँ वही अपना आ रहा आंशिक भिन्न करने की जो प्रोसेस है वही लगाया गया। -2 रखने से गुणांक 0 होगा, तो यहाँ -2 आ गया, ये -2 हुआ, ये चीज -2 + 2 0, तो ये चीज हट जाएगा। यहाँ b लिख रहा हूँ, यहाँ पर -2 और +1 हुआ तो -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा -2 बराबर -b, माइनस कैंसिल हुआ, एक्सप्लाइज दैट b का मान क्लियर होकर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर लिखोगे पुनः समीकरण 2 में, इसी समीकरण 2 में क्या रखोगे, x बराबर, अब की बार b का गुणांक 0 करना है, तो इसलिए हमें क्या रखना होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा रखने पर, ठीक है ना। जब -2 रखेंगे, -1 रखेंगे, तब क्या होगा, x है ना यहाँ पर, तो -1 आएगा, यहाँ पर a -1 + 2, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा आपकी बार, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ से क्लियर कर लेना, a का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो a का मान क्लियर हो गया -1 और b का मान क्लियर हो गया -2। अतः जो तुम्हारा समीकरण 1 है बना हुआ है, x अपान x + 1 और x + 2 जो टुकड़ा ये बना हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a अपान इतना, ये मतलब -1 डिवाइड बाई, पहले टुकड़ा क्या नीचे है, x + 1 है, फिर b का वैल्यू कितना है, 2 डिवाइड बाई कितना, x + 2। तो ये चीज कन्वर्ट हो चुका इसमें। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, जब इंटीग्रेशन करना है इसलिए लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x + 1 इंटू x + 2, यही हमारा फंक्शन है जिससे हमें इंटीग्रेट करना है। जब इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब इसका करना है, इसका करना है, तो मतलब हम लिख लेंगे -1 अपान, तो माइनस को आप बाहर ही कर देना, x + 1 का इंटीग्रेशन कर लो, x + 1 का इंटीग्रेशन प्लस, क्योंकि इसी के बराबर ये है, तो इतने करने का मतलब मुझे इसका उसका करना है, प्लस है तो हर एक इंडिविजुअल होगा प्लस माइनस होने पर। यहाँ पर 2 कांस्टेंट आप बाहर कर सकते हो, 1 अपान x + 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका और इसका, तो 1 अपान x का क्या होता है, log ऑफ x होता है, तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ x, तो log ऑफ x + 1 हो जाएगा। यह चीज आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक, जितने भी पार्ट में बता रहे, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, इसका x + 2 हो जाएगा, इतना हुआ, ये इतना हुआ, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। तो ये एक टर्म आया, एक टर्म आया। अब आप इसको अगर चाहो तो फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसका और एक टुकड़ा छोटा हो सकता है, एक स्टेप और छोटा हो जाएगा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो log m/n का सूत्र लगा देना। जैसे 2 यहाँ पर है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, हम इस स्टेप को मिटा रहे हैं यहाँ से एक स्टेप। देखिए ये चीज जो है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, log x + 2 का होल स्क्वायर, log x + 2 का, क्योंकि log m/n बराबर क्या, n log m होता है, इससे ये आ जाएगा माइनस। अब इसको लिख देते हैं log x + 1 हो जाएगा। अब बताओ ये क्या हो गया, मार लगाने मतलब वही, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इतनी पावर ही है, 2 है, तो log m, यहाँ पर m - n, तो log m/n हो जाएगा। और जब log m/n करो तो log इतना बटे इतना, मतलब x + 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, x + 1, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें मार लगा दिया गया, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, ठीक, इतना ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ये चीज आ जाएगा +c, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो ये लिखा गया है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, log ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, आपके एक्सरसाइज 7.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक। इसी प्रकार से इसमें अगला क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन था, इसी प्रोसेस पर बेस्ड है एक दूसरा क्वेश्चन, उसको भी देखो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपका। क्वेश्चन
नंबर 2, ठीक ना। लिखा गया है 1/x² माइनस 9 का हमें करना है इंटीग्रेशन। ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हो जाएगा, पर अभी मैं फार्मूले से नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फार्मूला बना भी होगा वो इसी तरीके से बना होगा। अभी इसी की जस्ट बाद बता दूंगा फार्मूला क्या है। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये चीज है, इंटीग्रेशन करना है इसको, तो पहले इसको करते क्या है, इतना है। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/x+3 x - 3 a² - b² फार्मूला 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a + b a - b हो जाएगा, ठीक ना। जब इतना आप कर लोगे, अब कुल मिलाकर देखो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हुआ जो कि अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। अंश बटे हर हो गया, दो खंड हो गए, दोनों एक घातीय हो गए। तो हमें ये जो गुणात्मक रूप में है, आंशिक भिन्न में वही क्या किया जाता है, जो गुणात्मक होता है वो योगात्मक में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतना करना होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए करके पहला खंड, जो भी चाहो पहला खंड आप बना सकते हो, फिर बी करके दूसरा खंड, x - 2 3 कर लो। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, या ऐसा बोल दो इसी से दो तरफ गुणा करा ले रहे हैं। जब गुणा करा लोगे, अब स्टेप से हमारा नहीं मतलब, मेन हमारा यहाँ से मतलब है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इससे मल्टीप्लाई होगा x - 3, ठीक है ना, प्लस बी, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया x + 3। जब आप इससे गुणा कराओगे दोनों तरफ, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर जब गुणा होकर ये प्लस वाला हटेगा माइनस बचेगा, यहाँ माइनस वाला हटेगा प्लस बचेगा, ठीक ना। तरीका तो जान ही रहे हो, मैंने बताया अभी आपको। अब क्या करोगे, इसको आप पार्ट 2 में इक्वेशन 2 मान लोगे। एक बार a का गुणांक 0, एक बार b गुणांक 0। तो a का गुणांक 0 करने x का मान कितना रखना होगा, 3, क्योंकि +3 से -3 0 हो जाएगा। ये x का मान जो रख रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा, क्या रखने पर 0 आ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें विचार करने का आवश्यकता नहीं, नॉर्मली देखने पर क्लियर हो जाएगा क्या रखना है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, ठीक ना। 3 रखोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा। तो b मल्टीप्लाई कितने से, 6 से, यहाँ पर b का मान निकाल लेंगे 1/6 आ जाएगा। ये हो गया b का वैल्यू। पुनः यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 में क्या रखने पर x बराबर, यहाँ पर जब 3 रखे तो गुणांक 0 हुआ, अब की बार -3 रख दो, b गुणांक 0 हो जाएगा, x बराबर -3 रखने पर, ठीक है ना। एक बार एक गुणांक 0 करना होता है, एक बार b का करना होता है, जितने भी कांस्टेंट रहेंगे सबके गुणांक 0 करने होंगे। तो यहाँ पर एक तो आएगा ही, यहाँ पर a -3 रख रहे हो तो -3 और ये तो -3 + 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -6 होगा, डिवाइड करोगे तो -a का वैल्यू -1/6 आ जाएगा। तो a क्लियर हो गया और b क्लियर हो गया। जब दोनों क्लियर हो जाए तो उसको कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। अब लिखोगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से आप देखोगे तो समीकरण 1 यही तो है, तो ये चीज हम इतना लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ समीकरण 1 से 1/, ये हमारा जो टुकड़ा है x + 3 और x - 3 ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, a, मतलब कि -1/6। नीचे कितना है, x + 3 है, प्लस b मतलब 1/6, और नीचे कितना है x - 3, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे करना इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, 1/x + 3 लिख लो, और यहाँ पर क्या x - 3 लिख लो, इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो इसका भी करना है, इसका भी करना है। एक काम कर सकते हो, देखो 1/6 यहाँ, 1/6 यहाँ, 1/6 तो ऑलरेडी कॉमन कर लो, पहले से कॉमन कर, कॉमन हो गया। तो इसका करना हुआ माइनस, इसमें बाहर करिए और इंटीग्रेशन कर देना है केवल इसका 1/x + 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 1/6 तो बाहर हो चुका है, यहाँ पर क्या होगा 1/x - 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया। जब आप करोगे इसका इंटीग्रेशन तो देखो क्या आएगा, तो 1/6 इसका कितना होगा, -1/x का log x log ऑफ x + 3, ठीक, और प्लस यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा log ऑफ x - 3, ठीक। log m, देखो ये प्लस में है, log m - log m/n हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/6 log m/n, तो log m मतलब x - 3 और यहाँ पर x + 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक ना। जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन होगा।
इतना प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखा जाता है, उसको भी आप लिख दिया करो। तो 1/6 log ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ये डायरेक्ट आप यहाँ पर इतना ही प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। यही प्रोसेस आपको अपनाना भी होगा, जो प्रोसेस मैंने बताया यही आपको अगर क्वेश्चन आता सॉल्व करने के लिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको ये प्रोसेस अपनाना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो चीजें आसान लगने लगेंगी। अब जैसे अगर मैं इसी को फार्मूले से बताता तो कैसे बताया जाता है, ये चीज डायरेक्ट अभी फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा इसी पर। देखो जैसे ये वाला चीज, इसका फार्मूला होगा 1 अपान, इस पर जो फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का मतलब कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ ए का मतलब 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो है एक चीज, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इतना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपान 2a होता है, 1 अपान 2a होता है। और यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ x माइनस 3 अपान यहाँ पर होगा log ऑफ x माइनस a अपान x प्लस a। ये इसका क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन अगर होगा तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इसे सॉल्व किए होते तो यहाँ हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर लगाओ देखो क्या आएगा, 1/2, a का वैल्यू कितना 3, log ऑफ कितना है x माइनस a मतलब 3, और यहाँ कितना है x प्लस 3, और इसमें कांस्टेंट c हो जाएगा। सॉल्व करो 1/6 log ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस यहाँ पर c। ये आ गया। यही तो ये तरीका आया, जो पूरा प्रोसेस किए हो उसके बाद भी तो यही आया। तो ये चीज होगा डायरेक्ट जो फार्मूले से लगा रहे हो, डायरेक्ट फार्मूला कब यूज किया जाएगा, जब ये क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट होगा, मतलब बीच में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको आगे मिलेगा समाधान के बड़े बड़े मिलेंगे, ये किसी क्वेश्चन का बीच वाला पार्ट होगा, टुकड़ा होगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे उसमें। लेकिन अगर मुझे यही क्वेश्चन दे ही दिया गया कि इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करो, तो मुझे पूरा प्रोसेस करना होगा और इस प्रकार से इन्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। ऐसा या ऐसा भी समझ सकते हो आप, जब क्वेश्चन जो दिया गया हो इसका नंबर कम हो, बोर्ड एग्जाम में कम नंबर का आया हो, ये समझिए आप केवल 1 नंबर का हो या फिर 2 नंबर का हो, 1 या 2 नंबर पर होने पर सीधा आप फार्मूला लगा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 1-2 नंबर से ज्यादा अगर ये आया तो समझ जाओ ये लॉन्ग मेथड आपसे पूछा है, ठीक ना। तो आपको वहां समझ लेना होगा कि लॉन्ग मेथड से हमें लगाना है क्वेश्चन, वो कहेगा नहीं, आपको समझना है, लगाना है, ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके बुक का, पहला और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा गया है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इतना हो गया। अभी भी आप देख रहे हो कि जो तुम्हारे जो भिन्न दिया गया है, मतलब ये परमेय व्यंजक होता है, अगर आपको पता हो तो परमेय व्यंजक है। परमेय व्यंजक का मतलब होगा ऊपर वाला भी एक बहुपद है, नीचे वाला भी एक बहुपद, 2 बहुपद का अनुपात हो गया। हाँ, दोनों में कोई घनिष्ठ फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये परमेय व्यंजक है, ठीक है ना। और परमेय व्यंजक का 2 पार्ट, एक उचित होता है, एक अनुचित होता है, ठीक है ना। एक उचित होगा, एक अनुचित होगा। जो उचित होता है उसमें क्या होता है, अंश की घात कम होती है और हर की घात क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर अंश की घात कम हो, घात कम, घात क्या, ज्यादा। यहाँ घात क्या है, देखो अगर गुणा, यहाँ पर केवल एक ही घात है, पर यहाँ गुणा होगा 3 टुकड़ा, कितना घात आएगा 3, तो यहाँ पर हर का घात क्या है, ज्यादा है। अगर हर का घात ज्यादा है, अंश घात कम है, तो भिन्न क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। हाँ, तो उस भिन्न का नाम होगा उचित भिन्न। तो ये जो भिन्न दिया गया है ये उचित भिन्न है, और जब उचित भिन्न होता है तो हमें सीधे उसे क्या करना होता है, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेना होता है। सीधा सीधा हम उसको उचित भिन्न को हम सीधा आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसा हो, अंश की घात जो हो, अंश की घात, ठीक ना, अंश की घात बराबर हो, ठीक, बराबर हो या फिर बड़ा हो हर के घात से, हर के घात से।
अंश घात बड़ा हो या फिर बराबर हर घात से, तो उस समय हम वो जो भिन्न बनेगा हमारा, वो भिन्न क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। उससे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोले अनुचित भिन्न कहलाएगा। और जब अनुचित भिन्न होता है, पहले हम क्या करते हैं, अंश में हर से भाग कर लेते हैं। इसके लिए पहले क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं। भाग तब तक करते रहते हैं जब तक अंश की घात हर की उच्चतम घात से छोटी ना हो जाए। मतलब हर की जितनी घात आ रही है उससे अंश का घात छोटा हो जाएगा। मतलब जब उचित भिन्न बन जाएगा तो वहां पर छोड़ देंगे, उसके बाद उस टुकड़े का आंशिक भिन्न में बदल लेंगे और तब इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक ना। ये प्रोसेस अपनाया जाता है। तो अभी तक आप लोग को जो पढ़ना है, अभी तक जो क्वेश्चन मिला है वो सब उचित भिन्न है। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अंश घात कम हर घात ज्यादा तो उचित होगा। और अभी सब उचित है, देखो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, अभी सब उचित भिन्न है। तो पहले हम उचित भिन्न का देख लेते हैं, फिर अनुचित भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें अंश का घात हर घात के बराबर होगा या फिर अंश की घात हर घात से बड़ी होगी। तब सॉल्व करने का जो मेथड होगा, पहले भाग कराएंगे, भाग कराने के बाद उचित भिन्न बनाएंगे, उचित भिन्न बनाने के बाद तब आंशिक भिन्न कन्वर्जन करेंगे। फिर वही प्रोसेस जैसे इसमें कर रहे हैं तब वही प्रोसेस पुनः रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो पहले हम इसको समझते हैं। तरीका वही है कि हर के जब सभी गुणनखंड एक घातीय हैं तो हम सीधा सीधा ए करके पहला टुकड़ा लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है उसे कोई मतलब नहीं है। ए करके पहला टुकड़ा, फिर बी करके दूसरा टुकड़ा, फिर सी करके तीसरा टुकड़ा, ये लिख लेते हैं। इतना हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। जब इतना हो जाएगा, अब देखो इतने पार्ट से दोनों तरफ गुणा करा दो। जो इतना पार्ट है मतलब यही तीनों का एलसीएम होगा। तो जो एलसीएम हो या जो यहाँ पर लिखा गया पार्ट हो, फिर दोनों तरफ गुणा करा दो। जब गुणा करा दोगे तो यहाँ पर 3x - 1 आएगा। जब इसी से आप गुणा करा रहे तो यहाँ पर ये वाला चीज हटेगा, ये दोनों बचेगा। तो a यहाँ पर क्या x - 2 x - 3, यहाँ पर क्या b, ये हटेगा, ये हटेगा, ये 1 और 3 वाला बचेगा x - 1 x - 3। फिर c वाला चीज लिख दो, c में 3 वाला हट जाएगा, 1 और 2 वाला बचेगा x - 1 x - 2। ये हो गया। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये पहला टुकड़ा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तीन क्योंकि 3 खंड है, 1 2 3, इसलिए 3 वेरिएबल ABC यूज किए जाएंगे। सब एक घाती हैं इसलिए सब सिंगल। अगर 2 घाती होते, कोई रिपीटेड होता, स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो उसके अलग तरीके होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक ना। अगर यहीं पर स्क्वायर हो गया होता, यहाँ पर क्यूब हो गया होता, तो तरीका बाद में बताऊंगा। अभी केवल ये देख लो जितना यहाँ पर उच्चतम घात 1 2 3 घात आएगी, 3 वेरिएबल यूज करना है, तो 3 यूज कर लेंगे और सिंपल यूज किए जाएंगे। अब क्या करोगे, ऐसा कुछ x का वैल्यू रखो ताकि दो चीजें a और b के गुणांक एक बार 0, एक बार b और c के हो जाए, एक बार c और a के हो जाए। तो वैल्यू हमें x का अपने मन से रखना होगा। जैसे ये देखिए, अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 3 रख दो, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, डार्ट में लगा रहा हूं अब यहाँ पर, x बराबर 1 रखने पर जब 1 रखोगे तो यहाँ समीकरण 2 यही है पूरा, यहाँ से लेकर वहां तक। तो यहाँ 1 रख रहे हो ना, क्योंकि 1 रखने से देखो 0 हो जाएगा। कौन 0 होगा, b 0 होगा, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 1 0, b c 0, a बच जाएगा, 1 क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 में से, ताकि दो वेरिएबल आपके दो कांस्टेंट वाले टर्म जो b और c हैं वो हटते जाएं। तो यहाँ पर जब 1 रखोगे, 3 एकम 3, 3 से 1 गया 2, डार्ट हो गया। यहाँ पर देखो क्या होगा, a यहाँ पर -1 - 2 -1, यहाँ पर -2, तो -1 गुणे -2, ये और ये 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि ये -1 - 1 +1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो +1, a का वैल्यू क्लियर हो गया, +1 आया। पुनः x बराबर क्या रखोगे, 2। अगर 2 रखते हो तब क्या होगा, तो यहाँ 2 3 आए 6, 6 से 1 कम 5, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 0, जहाँ पर 2 है वहां पर 0 हो जाएगा, इसमें 2 यहाँ पर x बराबर 2, a 0 केवल b वाला आएगा। तो वहां पर b, अब 2 से 1 कम करोगे 1 आएगा, गुणे 2 से 2 - 3 -1 आएगा, तो -1, ये देखो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू क्लियर कर लो, -5 आएगा। तो b का वैल्यू क्लियर हो गया, -5 हो गया, a का वैल्यू क्लियर हो गया, ठीक ना। अब क्या करोगे, पुनः समीकरण उसी 2 में
यहाँ पर समीकरण 2 में सब काम करोगे, जो पुटिंग करने वाला काम होता है वो समीकरण 2 में ही होता है, ठीक ना। पुनः समीकरण 2 में x बराबर क्या रखोगे 3, जब 3 रखोगे तब की बार a 0 होगा, केवल c का वैल्यू आएगा। 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 2 3 3 9 9 से 1 कम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 माइनस 3 3 माइनस 3 यही आएगा। तो c 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर कितना होगा 2 चौका 8 4, तो यहाँ से c का वैल्यू क्लियर हो जाएगा 4। तो ए बी सी तीनों चीज क्लियर हो गए, ए क्लियर हुआ, बी क्लियर हुआ, सी क्लियर हुआ। अब क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 जो तुम्हारा होगा समीकरण 1 से जो हमारा क्वेश्चन है वह 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू इतना है। तो ये मतलब वैल्यू रख लो 1 बाई पहला पार्ट क्या है x माइनस 1, जो यहाँ लिखे रहे वही लिखना। b का मान कितना -5, तो -5 बटे x माइनस 2, फिर c मतलब 4 बटे क्या x माइनस 3, ये हो गया, ठीक ना। इसका हमें करना क्या है इंटीग्रेशन, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ सीधा, मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। तो जब मुझे इसका करना है मतलब मुझे इसका करना है और इसका करना है, क्योंकि इसके बराबर यही है, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन करना है तो मतलब इसका करना है। तो जब प्लस माइनस होता है इंडिविजुअल हो जाता है सबका अलग अलग। तो जब इसका करो तो यहाँ पर log ऑफ x माइनस 1, ठीक, -5 को बाहर कर लो, log ऑफ x माइनस 2, ठीक, और प्लस यहाँ 4 बाहर कर दो, log ऑफ x माइनस 3 प्लस c लिख दो। इतना भी लिखोगे कोई गलत नहीं है जवाब, इतना आप लिख सकते हो, ये आपका कोई आंसर सही है। अगर इसमें लागार्थम थोड़ा गणक लगा देते हो तो प्रॉब्लम थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ये देखो ये प्लस, ये देख रहे हो ये वाला चीज, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस, ये दोनों प्लस में है। जो प्लस में होते हैं गुणा हो जाते हैं, जो भाग में होता, जो माइनस होता भाग हो जाता है। तो सीधा आप लगना का रूल लगाओगे तो x माइनस 1 और ये चीज गुणा हो जाएगा। यहाँ 4 जो यहाँ घात कर सकते हो, x माइनस 3 घात 4 हो जाएगा, और ये वाला चीज भाग में है तो x माइनस 2 यहाँ पर पावर जो गुणांक हो घातांक बना दिया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दिया जाता है। इतना तो लगणक 9th में पहले रहता था सब चीजें, ठीक ना। तो इसमें लगणक का रोल मैंने लगा दिया और कुछ नहीं। लगणक का रोल आपको इतना समझना चाहिए, ये चीज पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होता है गुणा होता है। और अगर किसी का लाख से पहले कुछ गुणांक लिखा गया तो घातांक, उसके पद का घातांक बना लो। यहाँ भी ऐसे -5 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसलिए नीचे आएगा, भाग होगा। तो ये चीज हो गया, प्लस सी कर देना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके 7.5 एक्सरसाइज का। तो 3 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक ना। आंशिक भिन्न का एक टाइप आपको एक ही दिन में बताऊंगा, ठीक ना। आज मैं केवल एक टाइप बताया हूं कि जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों, ठीक। आज केवल उसी पर डिस्कशन चल रहा है। अब एक क्वेश्चन में और बता दें, चौथा भी इसी प्रकार से, मैं इसलिए चौथा छोड़ दे रहा हूं और बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा गया। इंटीग्रेशन करना है इसी का। इंटीग्रेशन जब करना है तो आप इसमें देखो 2 तरीका अपना सकते हो, जो चाहो आप उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर दोनों से जो आएगा वो सही होगा। समाकलन में कोई क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप जिस लॉजिक को, जिस फार्मूले को समझ रहे इंप्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है, लागू कर दीजिए, आंसर जो आएगा वो सही होगा। तो एक तरीका इसमें आप लगा सकते हो px प्लस q डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप प्रॉब्लम, जो मैंने 7.4 वाला है, जो इसके पहले वाला वीडियो मैंने बताया था, हाँ, यहाँ पर 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं,
उस वाले वीडियो में देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में, जस्ट इसकी पहले में देखिए, तो सब क्वेश्चन वहां पर बताए गए। तो चाहे आप इस टाइप का मान करके लगा लीजिए, मतलब क्यू का मान सकते 0 है, हाँ, और उससे लगा दीजिए, या फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हो, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करके लगा लो। ये उचित भिन्न है, सीधा कन्वर्ट करना, क्योंकि घात कम है, घात ज्यादा है, एक घात 2 घात है, तो उचित भिन्न है तो सीधा आंशिक भिन्न कन्वर्ट कर लेंगे। पर आंशिक भिन्न कन्वर्ट करने के लिए 2 खंड होने चाहिए ना, ये तो एक ही दिया गया, तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ देखो 2x हो गया, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 2, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ पर 2 और 1 में तोड़ेंगे, +2 + 1, 2 × 9 2, तो यहाँ गुणनखंड बनेगा, दोनों प्लस में है, x + 2 x + 1, यही बन जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का इसका यही गुणनखंड हो गया, इतना आपको आना चाहिए। अब यहाँ a करके पहला खंड कर लेंगे x + 2, और फिर b करके दूसरा खंड कर लेंगे x + 1। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल सा हो गया, अब आप लोग इसको करिए, मैं बता दे रहा हूँ बस इतना। अब आप इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, जो तरीका है उसको लगाओ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। जो मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बताए उसी के माध्यम से आप इस क्वेश्चन सॉल्व, उसी की मदद लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसी गुणा करा देना, यहाँ 2x आएगा, यहाँ पर x + 1 आएगा, यहाँ पर x + 2 आएगा। एक बार x बराबर -2 रख देना, एक बार फिर -1 रख देना। -2 रखोगे तो b का मान क्लियर, -2 रखोगे तो 1 मान क्लियर होगा, -1 रखोगे b का मान क्लियर होगा, उससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ रख करके इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग कर सकते हो उतना। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए, 5 तक आप लोग सॉल्व करिए, ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को यहीं पर। मैं बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, इसमें 7वां क्वेश्चन, या फिर 7वां क्वेश्चन नहीं, आप एक टाइप और समझ दो। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये टाइप मिल जाए इंटीग्रेशन करते समय, टाइप सेकंड होगा, ये टाइप सेकंड होगा। टाइप सेकंड में ये है कि अगर 1/x + 2 लिख दिया गया है, एक को रिपीट कर दिया, इसका स्क्वायर किया गया, मतलब ये रिपीटेड है, 2 बार हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर x + 3 है, एक पार्ट x + 3। अब यहाँ पर देख रहे हो, है तो सभी खंड एक घातीय, है तो सभी खंड एक ही घातीय हैं, क्योंकि ये भी घातीय, अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करने 2 बार ही लिख देंगे, तो सभी तो एक घातीय हैं। पर उस एक घातीय में ऐसा है कि यहाँ से हमें ये 2 बार मिलेगा, ये 1 बार मिलेगा, मतलब कि यहाँ से x की अधिकतम घात 3 मिलेगी। x की अधिकतम घात कितनी आएगी 3, क्योंकि 2 घात यहाँ से, घात यहाँ से, 3 घात गुणा कराने पर में जितने घात आएंगे उतने वेरिएबल यूज करने होते हैं, जितने घात आएंगे उतने वेरिएबल हमें क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं। तो हमें इसमें 3 कांस्टेंट, वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्विच, अच्छा 3 यूज करने होंगे, ABC, ठीक है ना, 3 यूज करेंगे। तरीका क्या होगा, टाइप 2 क्या होगा, एक घातीय होगा, यहाँ पर दूसरा मैं लिख रहा हूं, एक घातीय गुणनखंड, एक घातीय होगा, एक घातीय, परंतु क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, मतलब वो रिपीटेड होगा। कोई एक घातीय पद क्या होगा, रिपीटेड होगा। चाहे ये अभी पहले एक पर ही बात कर रहा हूं, तो एक घातीय है और रिपीटेड है। जब रिपीटेड होगा तब क्या बनाओगे, तो ए करके पहला लिख दो, जो भी पद है उसको लिख दो x + 2, फिर आप b करके फिर वही लिख लो जो लिखा गया है। अब जितने पावर में, 2 पावर में है 2 पावर कर लो, अगर नहीं 3 पावर होता है ऐसा नहीं 3 पावर कर लेते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक पावर करके हम बढ़ाते हैं, तरीका ये है एक पावर करके बढ़ा लेते हैं। अगर 3 होता तो 1 घात 2 घात 3 घात ऐसे बढ़ते हैं, सी करके फिर। पर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, 2 ही घात है, तो एक पहला करके फिर दूसरा हो गया क्लियर। फिर अब यहाँ पर सी करके तीसरा पार्ट लिख लो, x + 3, देख रहे हो मैक्सिमम पावर 3। और यहाँ पर जितना मैक्सिमम पावर आएगी हर की, उतने हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करना होता है। आंशिक भिन्न का यही मूल मंत्र है, इसी पर आपका काम करना, इसी पर आपको काम करना है सब। तो यहाँ पर केवल तरीका समझ लो, जो चीज रिपीटेड है पहले एक कांस्टेंट करके वो चीज लिख लो,
फिर b करके स्क्वायर हो तो आपकी बार के लिए घात बढ़ा कर लिख दो, एक घात है दो घात कर लो, दो घात है क्लियर हो चुका वहां पर। फिर यहाँ तक का काम क्लियर हुआ, ये बचा तो एक नया अचर पद लिख करके उसको क्लियर कर लो। इतना काम जब कर लोगे अब देखो क्या करना होगा। जब इतना कर दोगे इसके बाद करना क्या होगा, सीधा वही पुराना प्रोसेस, इसी से दोनों तरफ गुणा कराओगे, जो यहाँ लिखा गया होगा इसी से गुणा कराओगे। इसको एक मान लेना और इसी से गुणा कराओगे तो यहाँ एक बचेगा। जब इसी से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ तीनों में इसी से गुणा होगा, मतलब यही इसका यही वाला पार्ट एलसीएम होगा। तो एलसीएम जब इससे आप गुणा कराओगे ये हटेगा तो एक बार बचेगा, क्योंकि एक बार तो है नीचे हट गया, एक बार बचा तो एक बार ये बच गया। फिर यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचोगे ये पूरा हटेगा, केवल x+3 बचेगा। यहाँ पहुंचोगे तो ये 3 हटेगा, ये स्क्वायर वाला बचेगा, x+2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आप समझ लेना, इतने से दो तरफ गुणा करा रहा हूँ। जब गुणा कराओगे पूरा पेंसिल यहाँ एक एक में इसमें भी जाएगा, जो चीज बच रहा है वही लिख दिया गया, ठीक ना। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। जब इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही पुराना प्रोसेस। x का मान क्या रखें, देखो 2 है 3 है, यही 2 है, एक बार 2 रखो एक बार 3 रखो। x बराबर प्लस में है माइनस रखना, x बराबर -2 रखने पर, कहां पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर -2 जब रखोगे तो यहाँ -1 -2 रखोगे तो +2 0, यहाँ पर ये 0 केवल b क्लियर होगा, -2 + 3 तो यहाँ पर -2 + 3 तो यहाँ से b का मान क्लियर होगा -1। इतना आप यहाँ समझ सकते हो, b का मान क्लियर हो जाएगा। पुनः आप लिखोगे समीकरण 2 में ही क्या रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, जब -3 रखोगे तो क्या क्लियर होगा 1। यहाँ पर देखो -3 रखोगे ये 0 ये चीज मिल जाएगा, ये चीज तो मिल जाएगा आपकी बात। तो जब -3 रखोगे तो आपकी बात c क्लियर हो जाएगा। तो c यहाँ पर -3 + 2 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर +1 तो c का वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ से आपका देखो b और c क्लियर हो गया, 2 वेरिएबल क्लियर हो गए। अब इसमें दिक्कत है तीसरा वेरिएबल जो बच रहा है, चाहे जो बचे ABC में चाहे जो बचे, वो क्लियर ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे क्लियर नहीं हो सकता है। तो जब ऐसे क्लियर नहीं होगा उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें एक काम करना होता है। समीकरण जो दो हम बनाए हैं, समीकरण दूसरा जो हम बनाए रहते हैं उसी में जो उच्चतम घात बनती है उसके गुणांक की तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, समीकरण 2 के उच्चतम घात, समीकरण 2 के उच्चतम घात की तुलना करने पर, समीकरण 2 में देखो उच्चतम घात क्या बनेगी, इसमें कंफ्यूजन कुछ मत रखिए। 2 तो क्लियर हो जाएगा, जब रिपीटेड होगा तो 2 क्लियर हो जाएगा, पर तीसरा नहीं क्लियर होगा। अगर ऐसा होगा 3 पावर है 2 का क्लियर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट, तीसरा वाला नहीं क्लियर होगा, तीसरा जो स्वेच्छाचार होगा उसका मान नहीं क्लियर होगा। जब नहीं क्लियर होगा, जो हम समीकरण दूसरा बनाए रहते हैं उसी में हम क्या करते हैं, जो उच्चतम घात बन रहा होता है उसका, उसी के गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना कर लेते हैं और तुलना करके हम तीसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हम अब कुछ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि है तो 2 ही टाइप का ना, एक तो 2 का मान, एक 3 है, और तो कोई अलग तो है नहीं कि तीनों खंड अलग है तो 3 खंड, पर 3 खंड में 2 खंड एक ही जैसे एक ही है, ठीक ना। इसलिए हम 2 ही वैल्यू रख सकते हैं, 2 का मान निकाल सकते हैं। तीसरे के लिए उच्चतम घात की तुलना करेंगे। उच्चतम घात मतलब जैसे ये गुणा करा लो तो x² मिलेगा, तो यहाँ 2 घात मिलेगा, यहाँ 2 घात मिलेगा, तो उच्चतम घात 2 ही आएगी। तो समीकरण में हम 2 में उच्चतम घात की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ देख रहे हो यहाँ 1 लिखा गया है, तो 1 का मतलब यहाँ x की घात क्या है, 0 है। यहाँ x वाला पद नहीं है, मतलब यहाँ पर 0x घात 1 मान सकते हैं, 0x घात 2 मान सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं ना कि जो चीज नहीं है उसका गुणांक हम 0 मान सकते हैं, मतलब इधर x² का गुणांक नहीं है, ये कोई गुणांक नहीं, मतलब x गुणांक क्या है, 0 है। पर यहाँ पर देखो गुणा कराओगे, यहाँ 1 यहाँ 1 गुणा कराओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक कितना आएगा, a आएगा, क्योंकि a गुणा है। तो यहाँ 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर 1, और 1 का a से गुणा कितना आएगा,
ए आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आएगा, ए आएगा। यहाँ देखो स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर होगा, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2ab, तो यहाँ ए स्क्वायर और वहाँ सी गुणा हो जाएगा, तो वहाँ गुणांक कितना आएगा, सी आएगा। तो इधर गुणांक क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और क्या बन रहा है, सी। तो इधर गुणांक ए प्लस सी हो गया, इधर तो है नहीं पद, तो यहाँ पर गुणांक क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ए प्लस सी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये हो गया समीकरण 2 के उच्चतम घात की तुलना करना। यही होता है उच्चतम घात की तुलना करना, मतलब यही प्रोसेस है। जो समीकरण 2 बना रहे उसको गुणा करा लो, वहां से देखो उच्चतम घात कितना बन रहा है। ये टुकड़ा गुणा होगा, स्क्वायर आएगा, उससे गुणा होगा, ये आएगा गुणांक, स्क्वायर गुणांक 2 आएगा। यहाँ भी 2 आएगा, इसका नहीं, इसे नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 है, हमें उच्चतम घात की तुलना करनी होती है। हाँ, अगर और वेरिएबल होता तो हम एक और डाउन आते, उच्चतम 2 है तो उससे कम x का करते, ठीक ना। पर हमें एक ही वेरिएबल हमारा, इसलिए उच्चतम घात का ही कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखो a प्लस सी है बराबर 0, हमें देखो c क्लियर है 1 है, c क्लियर है 1 है, तो यहाँ पर जब हम क्लियर करेंगे c का मान 1, तो 0 यहाँ पर a प्लस 1, और वहां से देखो इसको इधर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, -1। यहाँ से देखो a भी क्लियर हो गया, c भी क्लियर हो गया, b भी क्लियर हो गया। तो ए बी सी जब तीनों हमारे क्लियर हो गए, अब ये वैल्यू हम पुनः समीकरण 1 में रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः समीकरण 1 से, तो मैं केवल यही लिख रहा हूँ, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मतलब कि मुझे इसका करना है, मुझे इसका करना है, मुझे इसका करना है, ठीक। तो वह इंटीग्रेशन वाला पार्ट केवल लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख सकते हो, ये वाला टुकड़ा लिखना बराबर करके। तो a मतलब कि -1/x+2, इसका इंटीग्रेशन हुआ। फिर b मतलब कि क्या, -1 वो भी है, हाँ, -1 मतलब -1 हो गया, नीचे कितना है, x+2 का स्क्वायर, फिर क्या है c मतलब 1, तो यहाँ पर 1 कितना, x+3 का इंटीग्रेशन हो गया। इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन और आंसर आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा कितना, log ऑफ x+2, ये आ गया, -1 देख रहे इसका है, ये कैसा है, ये x पावर n जैसा है, x पावर n, तो n का मान -2, क्योंकि ऊपर लेकर आओ -2 होगा, तो वही सूत्र फार्मूला में, वही फार्मूला में सीधा लगा दे रहा हूँ, x पावर n मतलब यही x+2 घात -2। तो जब ये ऐसा होता है, इसका जब इंटीग्रेशन करते हो, जितना पावर उसमें एक ऐड कर देते हैं, जितना पावर है, जितना है पावर उसमें एक ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, वही चीज नीचे लिख दो -1, ये तो होता है, जितना पावर उसमें एक ऐड कर दो वही चीज नीचे लिख दो। x गुणांक जो उसे भाग कराते हैं 1 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मान से चाहे जो लिखा कांस्टेंट, उससे प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ x+3 हो जाएगा प्लस c, ठीक। ये log में प्लस है, ये माइनस है, log m/n लगा सकते हैं, तो इन दोनों में log m/n लगा देना, तो log m/n मतलब x+3, और यहाँ पर x-2, x+2 इतना डिवाइड हो गया, ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, माइनस पावर नीचे लिखो प्लस पावर आ जाएगा, x+2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। जो क्वेश्चन ये लिखा गया है उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, log ऑफ x+3 डिवाइड बाई x+2 प्लस 1/x+2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये तो हो गया दूसरा टाइप, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो, पर कोई ऐसा हो उसमें जो रिपीटेड हो, कोई ऐसा हो जो रिपीटेड हो, तो उसके लिए यही प्रोसेस अपनाते हैं। जो रिपीटेड है पहले ए करके उसको लिख लेते हैं, अगर 2 घात है तो b करके उसी का मतलब पावर 1 बढ़ाते जाते हैं, मतलब 1 पावर है फिर 1 पावर और बढ़ाएंगे, अगर 3 घात होता तो c करके क्यूब कर लिए होते, फिर d करके इसको लिखे होते, ऐसे किया जाता है। यही तरीका होगा इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है ना। बाकी आपको अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप बैक करके देखिए, बहुत आराम से मैंने आपको इसको समझाया है। चलो अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं इसी पर और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी अलग थ्योरी, फिर और जो इस पर क्वेश्चन होंगे उन सभी की थ्योरी बताऊंगा। आंशिक भिन्न को अगर आप अच्छी तरह समाकलन में सीख लेते हो तो समझ जाओ समाकलन का आधा पोर्शन आपने कवर कर रखा, क्योंकि अब इसी का यूज होगा आंशिक भिन्न के। अगर आपको आंशिक भिन्न नहीं आता तो आप ये समझ जाओ आप समाकलन
अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो। बस वही 4 एक्सरसाइज जो आपने पहले पढ़ा है वही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद अब सभी इसी पर बेस्ड होंगे, इसलिए बहुत बेहद जरूरी होगा। अब इसके बाद वाले एक्सरसाइज में मैं आपको 2 फार्मूले का डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा, इसी बेस पर है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/a² माइनस x²। ये इसका भी 1/a² माइनस a² कंडीशन या a² माइनस a² कंडीशन दोनों है इसी प्रकार से। a प्लस एक्स ए माइनस एक्स एक घातीय बन जाएंगे और फार्मूला उसी बेस पर बन जाएगा, इसका भी इसका भी, ठीक है ना। तो सब चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए।